जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। देश में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी पर चर्चा जारी है। मुस्लिम समाज के साथ ही अब आदिवासी समाज भी इस कानून के खिलाफ, जो प्रस्तावित कानून है, इसके खिलाफ होता दिख रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी इसके विरोध में सुर सुनाई देने लगे हैं। मध्य भारत के जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनमें से तो पहले से ही इसके विरोध में आवाज उठने लगी थी। इस बारे में विस्तार से बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। इस मुद्दे पर कुछ बोलने से पहले ही मैं बाबा साहब अम्बेडकर के उस बयान का उल्लेख करना चाहूंगा जो उन्होंने समान नागरिक संहिता को लेकर कहा था। मैं व्यक्तिगत रूप से समझ नहीं पा रहा हूं कि किसी धर्म, मजहब को या विशाल व्यापक क्षेत्राधिकार क्यों दिया जाना चाहिए। ऐसे में तो धर्म जीवन के प्रत्येक पक्ष पर हस्तक्षेप करेगा और विधायिका को उस क्षेत्र पर अतिक्रमण से रोकेगा। यह स्वतंत्रता हमें क्या करने के लिए मिली है? हमारी सामाजिक व्यवस्था असमानता, भेदभाव और अन्य चीजों से भरी है। यह स्वतंत्रता हमें इसलिए मिली है कि हम इस सामाजिक व्यवस्था में जहां हमारे मौलिक अधिकारों के साथ विरोध है वहां सुधार कर सकें। प्रस्तावित समान नागरिक संहिता को लेकर मुसलमान ही नहीं बल्कि अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के अलावा आदिवासी समुदायों में भी बहस तेज हो गई है। पूर्वोत्तर में यह मामला बहुत गरमाने की आशंका है। पूर्वोत्तर राज्यों में लगभग 220 से अधिक विभिन्न जातीय समूह हैं और मिजोरम, नागालैंड और मेघालय तो आदिवासी बहुल राज्य हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में आदिवासी आबादी जो है वो क्रमशः 94.4%, 86.5% और 86.1% है। सभी क्षेत्रों के आदिवासियों को चिंता है कि यदि एक समान नागरिक संहिता लागू हुई तो उनके लंबे समय से चली आ रही बहुसंख्यक और विविध रीति रिवाजों और प्रथाओं पर अतिक्रमण होगा, जो कि संविधान में उनके लिए संरक्षित हैं। वैसे 2018 की लॉ कमीशन की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि असम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा में कुछ जनजाति उत्तराधिकार के प्राचीन प्रथागत कानूनों का पालन करती हैं। इन जातियों में असम के खसिया और जैंतिया हिल्स के कुर्गु ईसाई, खसिया और जैंते, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के मुंडा और ओराव शामिल हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि कुछ जनजातियां और समूह जो मातृसत्तात्मक व्यवस्था का पालन करते हैं, जैसे कि उत्तर पूर्वी भारत की गारो पहाड़ी की जनजातियां, खासी और केरल के नायर, इनकी चिंता है कि उन पर पितृसत्तात्मक एक रूपता लागू कर दी जाएगी। दरअसल मेघालय समेत कुछ जनजातियां हैं जहां पर मातृसत्ता है। वहां संपत्ति सबसे छोटी बेटी को विरासत में मिलती है। दूसरी तरफ गारों के बीच शादी के बाद दामाद अपनी पत्नी के साथ सास ससुर के साथ रहने के लिए आता है। इसी तरह कुछ नागा जनजातियों में महिलाओं को संपत्ति विरासत में लेने या जनजाति के बाहर शादी करने पर प्रतिबंध है। इससे इन सभी को अपने जो परंपरागत या प्राचीन कानून है पारिवारिक, उनमें दखल का अंदेशा है। इसी तरह हम देखें तो झारखंड इलाके में भी, ये जो मध्य भारत है, इसमें भी कुछ जनजातियां जिनमें महिलाओं को उस तरह के अधिकार नहीं है जैसे कि अन्य समाजों में हैं। इन आदिवासी समाज में महिलाओं को संपत्ति का समान अधिकार नहीं है। भारत के आदिवासी समाज में बेटियों को उनके पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाता है। उनकी शादी के बाद उनको अपने पतियों की जायदाद में भी उनकी हिस्सेदारी नहीं होती है। और इस कानून के आने से स्त्री पुरुष के बीच समानता आएगी और आदिवासी औरतों को जायदाद में हिस्सेदारी मिलेगी। और आदिवासी समाज में महिलाओं को पति को छोड़ने के बाद कई बार शादी करने की आज़ादी होती है और उन्हें पैतृक जमीन पर अधिकार नहीं होता है। झारखंड के एक मुख्यमंत्री थे, उनकी पत्नी उनके ड्राइवर के साथ भाग गई थी और कुछ दिन बाद वह लौट कर आई तो मुख्यमंत्री ने उसे दोबारा से रख लिया। यानी वहां विवाह के संबंध उस तरीके से नहीं है जैसे कि वैदिक समाज में है। अब पूरी तरह से विस्तार से इस कानून के बारे में मैं बताता हूं जो प्रस्तावित कानून है। समान नागरिकता कानून यानी समान नागरिक संहिता जिसको हम कहते हैं, सामाजिक मामलों से संबंधित कानून होगा जो सभी धर्मों के लोगों के लिए विवाह
तलाक, भरण पोषण, विरासत व बच्चा गोद लेने के आदि मामले में समान रूप से लागू होगा। दूसरे शब्दों में हमें कहें तो अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग सिविल कानून नहीं होना ही समान नागरिक संहिता की मूल भावना है, या किसी भी धर्म जाति के सभी निजी कानूनों से ऊपर होगा। सवाल उठता है कि यह कानून क्यों चाहिए, समान नागरिकता संहिता आखिर क्यों चाहिए? दरअसल एक देश में एक कानून, इसी विचार पर इस कानून की आवश्यकता महसूस की गई है। एक देश में लोगों के लिए अलग अलग कानून क्यों होने चाहिए? अपराध के मामले में एक समान कानून है तो सामाजिक तौर पर क्यों नहीं होने चाहिए? समान नागरिक संहिता का अर्थ एक निष्पक्ष कानून से है जिसका किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य धर्म के आधार पर किसी भी वर्ग विशेष के साथ होने वाले भेदभाव या पक्षपात को समाप्त करना है। भारत में अभी शादी, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने के मामलों में विभिन्न समुदायों में उनके धर्म, आस्था और विश्वास के आधार पर अलग अलग कानून हैं। यूसीसी आने के बाद इन सभी मामलों में एक ही कानून लागू होगा। भारतीय संविधान के अनुसार जब भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है तो कानून भी एक जैसा ही होना चाहिए। अभी जबकि भारत में कई तरह के पर्सनल कानून हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है 1956 का, जो कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध आदि संप्रदायों पर लागू होता है। दूसरा मुस्लिम धर्म को मानने वालों के लिए। इसी तरह सिख ईसाइयों के लिए भी है। वैसे सिखों के लिए विवाह को लेकर एक अलग सा कानून बन चुका है। अब प्रश्न उठता है कि संविधान में क्या कहा गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। यानी अनुच्छेद 44 भारतीय राज्य से अपेक्षा करता है कि वह राष्ट्रीय नीतियां बनाते समय सभी भारतीय नागरिकों के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व और समान कानून को लागू करे। दूसरी ओर संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है और धार्मिक समूह को अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति भी देता है। अब सवाल है कि इसका विरोध कर कौन रहा है? समान नागरिक संहिता पर सबसे ज्यादा मुखर विरोध मुसलमानों की तरफ से होता रहा है। अब आदिवासी संगठन भी इसका विरोध करने लग गए हैं। मुसलमानों के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमाए हिंद जैसे कई संगठन इसको विरोध करने के साथ ही विभिन्न दलों से मिलकर इसके विरोध में समर्थन जुटाने की कोशिश में लगे हैं और वोट बैंक की राजनीति इसमें बड़ा काम आती है। अब प्रश्न यह है कि मुसलमान नागरिक संहिता समान जो है वो समान नागरिक संहिता क्यों नहीं चाहते? 1947 में भारत का विभाजन होने पर बड़ी संख्या में मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे। जिन लोगों ने यहाँ रुकने का फैसला किया था उन्हें व्यक्तिगत कानूनों का पालन करने की अनुमति दी गई थी। अब कई मुसलमानों को डर है कि यूसीसी के लागू होने से उन्हें शरिया कानून या उसके तहत जो भी उनके अधिकार मिले हैं वे सब खत्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ सवाल है कि देश का बहुसंख्यक क्या चाहता है। भारत में बहुसंख्यकों का मानना है कि एक देश में एक कानून होना चाहिए। अतिवादी संगठन तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि मुसलमानों को इस्लामी कानून ही चाहिए, वह समान नागरिक संहिता नहीं चाहिए, तो उनके लिए अपराध के लिए भी इस्लामी कानून लागू होने चाहिए, जिसमें अपराध करने पर हाथ पांव काटने तक का प्रावधान है या कोड़े मारने या पत्थरों से मारने की उसमें अनुमति दी जाती है। एक व्यक्ति को 4 विवाह करने तथा 15-20 बच्चे पैदा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि कट्टर इस्लामी लोग डेमोग्राफी चेंज करने के लिए अधिक से अधिक विवाह करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा कर सकें और ताकि वे फिर इस लोकतंत्र में, भीड़ तंत्र में ज़्यादा संख्या के बल पर इस देश पर फिर काबिज हो जाए। और इसका प्रमाण वास्तव में जो पिछली जनगणनाएं हैं उसमें देखा गया है कि सबसे ज़्यादा जो आबादी की वृद्धि दर है वह मुसलमानों की है। और इस कानून के आने पर उनके 4 विवाह करने पर पाबंदी लग जाएगी। बहुसंख्यक समाज का यह भी कहना होता है कि मुस्लिम समाज ज़्यादा पैदा बच्चे करते हैं और जो भी सामाजिक तौर पर या सरकार की जो भी योजनाएं हैं अधिक लाभ वही उठाते हैं और इसका बोझ दूसरे उन वर्गों पर पड़ता है जो नियम मानते हैं, जो एक ही बच्चा पैदा करते हैं, 1-2 बच्चे या एक ही शादी करते हैं। और यह उन लोगों को देता है जो देश के संविधान के दायरे में रहने के बजाय मनमानी करके आबादी बढ़ाते हैं।
और संभवतः इस शिकायत में कुछ दम भी है। लो अब सवाल है कि जनजातियां इसके विरोध में क्यों हैं। जनजातियों में भी कई तरह के कानून हैं। पूर्वोत्तर में जैसे मैंने पहले भी कहा कि कई शादियों में दामाद ससुर के घर चले जाता है रहने के लिए, कहीं मातृसत्ता है, कहीं यदि हम मध्य भारत की बात करें तो यहाँ आदिवासी जो समाज है उनमें कई तरह के ऐसे कानून हैं जो अलग हैं। आदिवासी समाज पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता है। उनका शादी, बच्चा गोद लेना, दहेज आदि की प्रथाएं अलग हैं। आदिवासी समाज में महिलाओं को संपत्ति का समान अधिकार नहीं है। आदिवासियों में ग्राम स्तर पर ऐसा अधिनियम है जिसको पेशा अधिनियम कहते हैं और उसमें अधिकार मिले हैं कि जो नागरिक संहिता लागू होने से उनको लगता है कि वो खत्म हो जाएगा। जल, जंगल और जमीन के जो उनके कानून हैं उससे भी उनको लगता है कि वे विशेष कानून वो भी खत्म हो जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में लगभग 750 आदिवासी समुदाय हैं और झारखंड में इनकी संख्या 32 है। इनके रीति रिवाज और इनकी जमीन को बचाने के लिए अंग्रेजों के जमाने से कुछ विशेष कानून भी लागू हैं। संविधान में से आदिवासियों के लिए कई अधिकार सुरक्षित हैं। संविधान की 5वीं अनुसूची में 10 विभिन्न राज्यों के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में उनकी परंपराओं को सुरक्षा देने के लिए प्रावधान है। 5वीं अनुसूची में झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान शामिल हैं। इसी तरह संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत पूर्वोत्तर के 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में स्वायत्त जिला परिषदों यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के गठन की प्रावधान है, वो स्थापना वहाँ की गई है। ये स्वायत्त जिला परिषद आदिवासी संस्कृति की रक्षा और उनके संरक्षण के लिए काम करती हैं। इनके स्थापना के पीछे तर्क यह है कि भूमि के साथ संबंध आदिवासी या जनजातीय पहचान का आधार है। भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय जनजातीय लोगों का नियंत्रण सुरक्षित कर उनकी संस्कृति तथा पहचान को संरक्षित किया जा सकता है, क्योंकि ये कारक काफी हद तक जनजातीय लोगों की जीवन शैली व संस्कृति को निर्धारित करते हैं। हालांकि इस कानून से कई तरह की अव्यवस्थाएं भी फैली है। जैसे मणिपुर में भी यही है कि जैसे मणिपुर में जो मैती समाज है वो पहाड़ों में वहाँ जमीन नहीं खरीद सकता है, वहाँ कुकी और नगा लोग ही जमीन ले दे सकते हैं। इससे वहाँ विभिन्न समूहों के बीच संघर्ष भी उत्पन्न हुआ है। इस तरह के कानून भेदभाव को भी बढ़ावा देते हैं। यदि हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में आदिवासियों की संपत्ति और परंपराओं के हिफाजत के लिए अंग्रेजों के समय से ही 3 कानून लागू हैं। आदिवासियों की परंपरागत प्रथाओं को संविधान के अनुच्छेद 13(3)(a) के तहत कानून में संरक्षण प्राप्त है। आदिवासियों को संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची में, जैसे मैंने पहले कहा, और पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक का विस्तार अधिनियम के तहत कई अधिकार प्राप्त है। इसमें एक है विलिंग्सन नियम। यह ब्रिटिश राज के दौरान 1837 में लागू किया गया था। इस नियम के तहत आदिवासियों के बीच भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करने के लिए आदिवासी अदालतें स्थापित की गई। इन्हीं परंपराओं और प्रथाओं के अनुसार फरवरी 2021 में चाईबासा के मानकी मुंडा न्याय पंचायत की स्थापना की गई थी। एक है छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम। यह कानून 1908 में आया, जो आज भी लागू है। यही कानून आदिवासी भूमि के गैर कानूनी अधिग्रहण के खिलाफ उन्हें कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। एक है संथाल परगना किराएदारी अधिनियम। यह अधिनियम 1876 में लागू किया गया था। यह अधिनियम जिला उपायुक्त की अनुमति के बिना संथालों की स्वामित्व वाली भूमि को गैर संथाल व्यक्तियों या संस्थाओं को बेचने पर रोक लगाता है। हम यह भी कह सकते हैं कि मध्य भारत के आदिवासी समाज की जो महिलाएं, उनको कई अधिकारों से वंचित रखा गया है। मध्य भारत के आदिवासी समाज में बेटियों के उनके पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाता है। जैसा मैंने पहले भी कहा, उनकी शादी के बाद उनके पतियों की जायदाद में भी उनकी हिस्सेदारी नहीं होती है। यूसीसी के आने से महिला पुरुष के बीच समानता आएगी और आदिवासी औरतों को जायदाद में हिस्सेदारी मिलेगी। आदिवासी समाज में महिलाओं को पति के छोड़ने के बाद कई बार शादी करने की आज़ादी होती है और उन्हें पैतृक जमीन पर अधिकार नहीं होता है। भारत में एकमात्र राज्य गोवा है जहां पे यूसीसी लागू है। हालांकि अब उत्तराखंड, गुजरात समेत कई राज्य हैं जो इस कानून को लागू करने की पहल कर रहे हैं। गोवा में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई समेत सभी धर्म और जातियों के लिए एक ही फैमिली लॉ है। इस कानून के तहत गोवा में कोई भी
3 तलाक सीधे नहीं दे सकता है। रजिस्ट्रेशन कराए बिना शादी कानूनी तौर पर मान्य नहीं होती है। शादी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद तलाक सिर्फ कोर्ट के जरिए ही हो सकता है। संपत्ति पर पति पत्नी का समान अधिकार है। इसके अलावा माता पिता को कम से कम आधी संपत्ति का मालिक अपने बच्चों को बनाना होता है, जिसमें बेटियां भी शामिल हैं। गोवा में मुसलमानों को 4 शादियां करने का अधिकार नहीं है, जबकि कुछ शर्तों के साथ हिंदुओं को 2 शादी करने की छूट दी गई है। विश्व में भी बहुत से देश हैं जहां ये कानून लागू है। इनमें अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, इजिप्ट जैसे कई देश हैं जिन्होंने समान नागरिक संहिता लागू की है। इन सभी देशों में किसी धर्म या समुदाय विशेष के लिए अलग कानून नहीं है। वैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि की हम बात करें तो ये वहाँ पे इस्लामिक कानून होते हैं और उन्होंने दूसरे धर्म के लोगों पर भी इस्लामिक कानून थोप रखा है। उनका समान नागरिक संहिता जो है वो उस तरीके की नहीं है कि जिसमें सभी धर्मों का सम्मान हो, उसमें उन्होंने सब में अपने इस्लामी कानून ठोक रखे हैं। अब सवाल है कि भारत में ये कानून लागू क्यों नहीं हो पाया। हम ब्रिटिश भारत की बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ दें, उसके बाद हम ब्रिटिश भारत की बात करें तो 1857-58 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश भारत की हम बात करेंगे। ब्रिटिश भारत में मुख्य रूप से हिंदू और मुसलमानों के लिए व्यक्तिगत कानून पहली बार बनाए गए। उनको ये था कि इससे लगेगा कि वे लोगों के निजी जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। जबकि भारतीय जो राज्य गोवा है वो तब पुर्तगाल के शासन में था और वहां उन्होंने समान पारिवारिक कानून को लागू कर दिया था। भारत में आज़ादी के बाद भी हिंदू कोड बिल पेश किया गया, जिसमें बौद्ध, हिंदू, जैन और सिख जैसे सभी भारतीय धर्मों के और विभिन्न संप्रदायों में बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत कानून को उसमें संहिताबद्ध किया गया था। उनमें बाद में कई बार सुधार भी हुए, लेकिन इसमें ईसाई, यहूदियों, मुसलमानों और पारसियों को छूट दी गई थी। उन्हें हिंदुओं से अलग समुदायों के रूप में पहचाना गया था। इससे पहले ब्रिटिश शासन में 1882 में हेस्टिंगन योजना के समय से हिंदू मुसलमानों के लिए अलग कानून बनाने की बात हुई थी और जिसका अंत शरीयत कानून लागू होने तक हुआ। भारत में एक कथित सेकुलर लोग और एक वामपंथी लोग हमेशा ही इस समान नागरिक संहिता का विरोध करते रहे। इससे इस कानून को लाने की हिम्मत किसी की नहीं हुई, क्योंकि जनसंघ के समय से ही भारतीय जनता पार्टी का यह रहा है कि उसके 3 मुद्दे कोर एजेंडा में थे। एक, कश्मीर से धारा 370 खत्म करना, दूसरा समान नागरिक संहिता लागू करना और तीसरा अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण। इनमें से 370 जो है धारा वो खत्म हो चुकी है। अयोध्या में भी राम मंदिर का निर्माण लगभग अंतिम चरण में है और अब तीसरा यही कोर एजेंडा में बचा है। अब देखना होगा कि यह इसी कार्यकाल में, मोदी के कार्यकाल में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी कार्यकाल में इस पे अमल होगा या अगली बार इसका इंतजार करना होगा। परंतु यह जरूरी है कि एक देश में एक ही कानून होना चाहिए। किसी को भी कई शादियां करने का या बहुत बच्चे पैदा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इससे डेमोग्राफी भी चेंज हो रही है और तमाम सामाजिक तरह की जो है कई तरह की कटुताएं पैदा हो रही हैं और उसमें विषमता भी पैदा हो रही है। इसलिए जल्दी से जल्दी हो सके तो यह कानून लाया जाना चाहिए। और यह बात जो सामने आ रही है कि आदिवासियों को इस कानून से अलग रखा जा सकता है या नहीं होना चाहिए, उनके जो नियम हैं, जो भी फैमिली लॉ है वो इसी में समाहित किए जाने चाहिए। उनको इसकी छूट दी जानी चाहिए, जारी रखी जानी चाहिए। यह भी हो सकता है कि जैसे उनके जो शादी के नियम हैं, परंपराएं हैं, वो उसमें शामिल रखी जानी चाहिए। परंतु यह जरूरी है कि जो महिलाएं हैं उनको प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो यह है समान नागरिक संहिता को की गाथा। यह वीडियो कैसे लगे कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिएगा, यह विनम्र अनुरोध है। नए मुद्दे के साथ आपके सामने शीघ्र आऊंगा। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ।
माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।